रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 13। मन्नत के होश में आने के बाद सब मन्नत से मिले और उसे थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी, पर उसने वो डांट खा ली। शिखा खुद भी मन्नत से मिली और पहली ही मुलाकात में वो शिखा के दिल को भा गई। अगले ही दिन मन्नत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और घर में सब लोग उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे। मल्होत्रा फैमिली और सेजल की फ्लाइट थी, पर मन्नत ने उन लोगों को रोक लिया था क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही थी और वो उन सबके साथ अपनी पहली गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना चाहती थी। मन्नत ने कुछ कहा और उन्होंने माना नहीं, ऐसा कभी हो सकता था क्या। वो मन्नत के लिए रुक गए और उन्होंने गणेश विसर्जन के बाद वापस जाने का प्लान बनाया। अब आगे, उस हादसे के कुछ दिन बाद, अभी कपूर एम्पायर में चहल पहल थी और वहां जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। कल गणेश चतुर्थी थी और वहां बाप्पा का आगमन होने वाला था और इसी वजह से सब तैयारियों में लगे हुए थे। मान लिविंग रूम में आया और अगले ही पल उसकी आंखें डर की वजह से बाहर ही आ गई जब उसने देखा कि उसकी प्रिंसेस लोहे वाली सीढ़ी पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ी होकर ऊपर फूल लगा रही थी। मान भागते हुए मन्नत की तरफ आया और अपनी धीमी सॉफ्ट आवाज में बोला, मन्नत ये क्या कर रहे हो बेबी, आप नीचे आओ। जब उसने मान की बात सुनी, मन्नत ने कंफ्यूज होते हुए मान से पूछा, पर क्यों डैडा। इस पर मान अपनी चिंता भरी आवाज में मन्नत से बोला, आपको इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए किसने बोला, और गलती से भी आपका बैलेंस बिगड़ा और अगर आप नीचे गिरे तो चोट लग जाएगी, पहले नीचे आओ आप। अब मन्नत का बुरा सा मुंह बन गया और वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार डैडा, जब से वो हॉस्पिटल से आई थी तब से कोई उसे एक ग्लास पानी तक नहीं उठाने देता था। सबकी नजरें मन्नत पर ही होती थी और वो इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और अलर्ट हो गए थे कि मन्नत की एक हल्की सी आह सुनकर भी वो सब उसके आगे आकर खड़े हो जाते थे। उनकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से मन्नत परेशान हो जाती थी, पर वो अब क्या ही कर सकती थी। मन्नत जैसे एक स्टेप नीचे आई, मान ने झट से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर सोफे की तरफ आया। मान मन्नत को सोफे पर बिठाकर उसे डांट लगाते हुए बोला, आपको मैंने पहले ही बोला था कि चुपचाप सब पर नजर रखना, पर आप खुद ही कामों में लग गए, वो भी ऐसे सीढ़ी पर चढ़कर। अब मन्नत ने उसका क्यूट सा पाउट बना लिया। तभी वो सब बच्चे, यंग जनरेशन, अंदर आए और जब उन्होंने मान को मन्नत को डांट लगाते हुए देखा, उनकी भौहें सिकुड़ गई। तभी माहिर अपने चाचू की तरफ देखकर कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हुआ चाचू। जब मान ने उन सबको वहां देखा, वो उन पर थोड़ा भड़कते हुए बोला, कहाँ गायब हो गए थे तुम सब। इस पर ऋषभ उन दोनों बाप बेटी की तरफ देखकर बोला, हम तो बस बाहर की डेकोरेशन देख रहे थे, पर हुआ क्या है, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। तभी मान उन सबको भी चौंकाते हुए बोला, इन मैडम से चुपचाप बैठने बोला था, पर नहीं, इनसे एक जगह पर बैठा नहीं जाता। ये लड़की इस सीढ़ी पर चढ़कर फूल लगा रही थी। अब वो सब एक साथ चिल्लाते हुए बोले, क्या। उनकी ऐसी तेज आवाज सुनकर एक पल के लिए मन्नत घबरा गई, पर उसने खुद को और उसके तेजी से धड़कते हुए दिल को संभाल लिया। अब माहिर मन्नत के पास आया और उसके गालों को प्यार से अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, मन्नत, आपको मना किया था ना बेटा, फिर क्यों नहीं सुनते हो आप। इससे पहले मन्नत उसके माहिर भैया से कुछ बोल पाती, सेजल मन्नत को घूरते हुए उन लोगों से बोली, हाँ फिर इसी वजह से आश्वा भाई इसे थप्पड़ खिलाते हैं, क्योंकि इस गधी का दिमाग उनके थप्पड़ से ही ठीक होता है। उसकी ऐसी बात सुनते ही मन्नत ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने ड्रामे भरे अंदाज में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोली, तू शर्म कर थोड़ी सेज, मतलब तू मुझे मार खाता देखकर खुश कैसे हो सकती है, महापाप लगेगा तुझे। इस पर सेजल अपने बालों को एक स्वैग के साथ पीछे करते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बाद में देख लूंगी। उसकी नौटंकी देखकर मन्नत ने अपने हाथ से ही अपना सिर पिट लिया। तभी तानिया एक ट्रे लेकर वहां आई और उसे देखते ही माहिर वहां से उठ गया ताकि उसकी चाची वहां बैठ पाए। तानिया ने वो ट्रे आगे थी टेबल पर रखी और उसमें मौजूद सूप के बाउल को पकड़ते हुए वो मन्नत से बोली, परी चलो बेटा पहले ये सूप पिलो। तानिया के हाथ में मौजूद उस सूप को देखते ही मन्नत ने बहुत ही गंदा सा मुंह बनाया और अपनी मम्मा को अपनी प्यारी सी आंखों से घूरते हुए बोली, मम्मा इन सबका तो ठीक है, पर आप क्यों मेरे दुश्मनों की लिस्ट में खुद की ग्रैंड एंट्री करवाने पर तुले हुए हो मुझे ये गंदा सा सूप पिलाकर। आपको क्या आपकी बेटी अच्छी नहीं लगती। उसकी इस बात पर तानिया ने मन्नत को हक किया और उसके फूले हुए गालों को चूमते हुए बोली, मुझे तो मेरी बच्ची मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तभी तो ये करना पड़ रहा है, वरना मुझे आपके भैया और आपके वीर दोनों से डांट पड़ेगी। तानिया के चेहरे पर चिंता थी और जब मन्नत ने तानिया की बात सुनी, उसने अपनी मम्मा को हक किया और उसे अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोली, मैं हूं ना, नहीं पड़ेगी।
मन्नत की बात तो वहां सबने सुन ली। मोक्ष मन्नत की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, ये देखो, जो लड़की खुद आश्विर भाई के आगे भीगी बिल्ली बन जाती है वो अब चाची को उनसे बचाने की बात कर रही है। अब मन्नत की आंखें सिकुड़ गई और वो मोक्ष को अपना एक लुक देकर बोली, भाई, आप मुझे मन्नत मान कपूर को डराने की कोशिश कर रहे हो? मोक्ष ने झट से मन्नत के आगे खुद को सरेंडर करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और उसे अपनी भोली सी सूरत दिखाकर बोला, नहीं प्रिंसेस, मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं कपूर्स की प्रिंसेस और मान कपूर की जान को डराऊं। उसकी बात सुनते ही मन्नत के होठों पर तेज स्माइल आई। मन्नत उस बाउल में मौजूद सूप को अपनी खुन्नस भरी नजरों से घूरते हुए उन लोगों से बोली, फिर भी मुझे ये गंदा सा सूप नहीं पीना अंडरस्को। तभी वहां आश्विर आया और मन्नत की तरफ आते हुए वो अपनी प्लेन आवाज में बोला, पीना तो आपको पड़ेगा ही, परी फिर वो चाहे आप आपकी मर्जी से पियो या फिर मैं आपको जबरदस्ती पिलाऊंगा। आश्विर को देखते ही मन्नत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि वो एक बार के लिए मान से जीत सकती थी पर आश्विर मान नहीं था और वो तो मन्नत की जिद पर उसे सीधे थप्पड़ जड़ देता था। मन्नत ने उसका सिर नामे हिलाया और उसके पत्थर जैसे दिल को पिघलाने के लिए उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाकर बोली, नहीं ना वीर, ये बहुत गंदा लगता है अंडरस्को। आश्विर ने तानिया की तरफ देखा और बोला, आंटी वो सूप दो इधर, मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। इसी के साथ आश्विर ने मन्नत को उसकी जगह पर से उठाया और उसे लेकर बैठ गया। जहां मन्नत आश्विर की गोद में बैठी हुई थी, वहीं तानिया ने आश्विर के आगे वो ट्रे रख दी जिसमें सूप से भरा हुआ बाउल था। मन्नत आश्विर की गोद में से नीचे उतरने ही जा रही थी कि तभी आश्विर अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, अगर आप मेरी गोद से हिले भी तो थप्पड़ पड़ेगा परी, फिर बोलना नहीं कि मैंने आपको पहले वॉर्न नहीं किया। उसकी बात सुनकर मन्नत चुपचाप वहां बैठ गई और उसे अपनी मासूम सी शक्ल दिखाकर बोली, नहीं जा रही। आश्विर ने बस उसका सिर हिलाया और अपनी प्लेन आवाज में बोला, हम गुड। आश्विर ने उस ट्रे में से वो बाउल उठाया और उसे मन्नत के आगे पकड़ा। वैसे भी आश्विर ने मन्नत को कुछ यूं बिठाया था कि वो आसानी ने मन्नत को फेस कर सकता था। आश्विर के हाथ में वो बाउल देखकर मन्नत अपनी रोनी शक्ल बनाकर बोली, नहीं ना प्लीज। उसको ऐसे देखकर आश्विर ने उसके माथे को चूम लिया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, परी जिद नहीं, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। मन्नत ने ना में उसका सिर हिलाया, जिसे देखकर सब परेशान हुए पर आश्विर उसकी तरफ देखकर बोला, ओके चलो एक डील करते हैं। अब मन्नत थोड़ी एक्स्ट्रा अलर्ट होते हुए बोली, कैसी डील? इस पर आश्विर मन्नत की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोला, अगर आपने ये सूप चुपचाप से पी लिया तो कल मैं आपको 2 एक्स्ट्रा मोदक दूंगा मेरे हिस्से के। मोदक का नाम सुनते ही मन्नत की आंखें 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चमक उठी, क्योंकि मोदक उसे काफी ज्यादा पसंद थे। वैसे मोदक के नाम से तो सब खुश हुए क्योंकि उन्हें भी तो मोदक पसंद थे। वही मन्नत के दिमाग में एक सवाल आया और उसने आश्विर से पूछा, फिर आप क्या खाओगे? इस पर आश्विर हल्का सा मुस्कुराते हुए मन्नत से बोला, मैंने खाया क्या और आपने खाया क्या एक ही है। तो बोलिए आपको ये डील मंजूर है? आश्विर की इस बात ने मान और तानिया के दिल को छू लिया था। जब से कपूर फैमिली ने आश्विर को उनकी मन्नत के लिए एक्सेप्ट किया था, तब से उन्हें आश्विर की उनके मन्नत के लिए चिंता, प्यार और परवाह साफ नजर आ रही थी। जिस एक पल में वो मन्नत को डांट देता था, उसके अगले ही पल वो मन्नत को प्यार से मनाकर उसे अपने सीने से भी लगा लेता था। आश्विर एक आइडियल पार्टनर था, जो हर लड़की उसके लिए चाहती थी और वाहेगुरु जी ने आश्विर जैसे हीरे को उनकी मन्नत की किस्मत में लिखा था। उन सबको इन कुछ दिनों में बार बार ये रियलाइज हो रहा था कि उनका आश्विर के लिए जो भी नजरिया था वो कितना ज्यादा गलत था। अब उन सबने पूरे दिल से आश्विर को एक्सेप्ट कर लिया था। जब मन्नत ने आश्विर की बात सुनी, उसके होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आई, पर तभी उसने आश्विर से एक रिक्वेस्ट की, हाँ ठीक है, पर आप कल शिखा आंटी को यहाँ लेकर आओगे प्लीज। मन्नत के मुंह से अपनी मॉम का जिक्र सुनकर आश्विर मन्नत की तरफ ही देखने लगा। तभी मन्नत अपनी उदासी भरी आवाज में आश्विर से बोली, उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें यहाँ आना है, पर आपके डैड और भाइयों की वजह से वो नहीं आ पाएगी। अब उन सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, यहां तक कि खुद आश्विर के चेहरे पर भी उसके ब्लैंक फेस एक्सप्रेशन थे। उसने मन्नत के गालों को पकड़ते हुए उससे पूछा, आपको मॉम से मिलना है? मन्नत ने उसका सिर हिलाया, जिसे देखकर आश्विर उससे बोला, ठीक है, कल स्थापना के वक्त वो यहाँ होगी, आई प्रॉमिस। मन्नत ने आश्विर की तरफ देखकर उससे पूछा, फिर आपके घर में कैसे? वहां भी बाप आएंगे ना? इस पर आश्विर उसके मुंह के आगे सूप से भरा एक चम्मच बढ़ाते हुए बोला,
आप उसकी चिंता मत करो, बस ये सूप खत्म करो। मन्नत ने उसका मुंह बनाया पर हजार नखरे दिखाकर उसने वो सूप पी ही लिया। कुछ देर बाद वो सब फिर से उनके कामों में लगे हुए थे और मान आश्व और ऋषभ के साथ कुछ जरूरी बातें कर रहा था। मन्नत वही सोफे पर बैठे उसके ख्यालों में गुम थी। वो इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसे उसके आसपास क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा था। अचानक से आश्विर की ही नजर मन्नत पर पड़ी और जब उसने मन्नत को ऐसे परेशान देखा उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। वो वहां से उठकर मन्नत के पास आया, जो उसके ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई थी कि उसे आश्विर के वहां होने की भनक भी नहीं लगी। आश्व ने बहुत धीरे से मन्नत का हाथ पकड़ा ताकि वो एकदम से डर ना जाए। आश्विर के हाथ पकड़ते ही मन्नत का ध्यान टूटा और उसने आश्विर की तरफ देखा, जो अब उसे ही देख रहा था। आश्विर मन्नत के हाथ को धीरे से रब करके उसे मोटिवेट करते हुए बोला, क्या हुआ है परी? मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। What's the problem बच्चे? आपको पता है कि आप आपके वीर से सब कुछ शेयर कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट या डर के, राइट? उसकी बात सुनकर मन्नत ने उसका सिर हाँ में हिलाया और अपनी थोड़ी नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, वीर, मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए और मुझे टेंशन हो रही है। उसकी बात सुनते ही आश्विर ने चैन की सांस ली, क्योंकि मन्नत को इतने टेंशन में देखकर वो खुद भी घबरा गया था। खुद को रिलैक्स करने के बाद उसने मन्नत के हाथ पर किस किया और अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, बस इतनी सी बात और उसकी वजह से आप परेशान हो। वैसे मान और ऋषभ का पूरा ध्यान आश्विर और मन्नत पर ही था। ऐसा नहीं था कि वो आश्विर पर नजर रख रहे थे, पर वो ये देख रहे थे कि वो उनकी गुस्सेल और शरारती बच्ची को कैसे कितने प्यार और सब्र के साथ हैंडल कर रहा था। जैसे ही मन्नत ने आश्व की बात सुनी और उसे इतना रिलैक्स देखा, वो खुद पूरी तरह से चिढ़ गई। मन्नत आश्व पर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, वीर, ये इतनी सी बात नहीं है ना। पीरियड्स मिस होना इज नॉट गुड साइन। आप खुद डॉक्टर हो, आपको नहीं पता? आश्विर और साथ ही साथ वो दोनों भी मन्नत की फ्रस्ट्रेशन को समझ रहे थे। आश्विर ने जब मन्नत को ऐसे इतना चिढ़ा हुआ देखा, उसने झट से मन्नत को अपने सीने से लगाया। वो धीरे धीरे मन्नत की पीठ पर शकल ड्रॉ करने लगा और उसके माथे को प्यार से चूमकर बोला, शांत हो जाइए बेटा, आई नो कि आप इस वजह से बहुत परेशान हो, पर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब मन्नत उसकी तरफ ही देख रही थी, क्योंकि आश्विर की कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी और वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। आश्विर भली भांति उसकी प्रॉब्लम समझ रहा था और इसी के चलते वो मन्नत से अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी सारी परेशानी दूर करता हूँ। आश्विर ने वहां बैठे हुए मान की तरफ देखा और अपनी पोलाइट आवाज में वो मान से बोला, अंकल, मैं परी को गार्डन में लेकर जा रहा हूँ। मान ने इस बार कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और अपना सिर हिलाकर बोला, ओके आश्विर। इसके अलावा मान को आश्विर को कुछ और बोलने की जरूर ही नहीं थी, क्योंकि आश्विर मन्नत का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख सकता था और ये बात मान के अलावा पूरी कपूर और मल्होत्रा फैमिली जानती थी। आश्विर मन्नत को लेकर गार्डन में आया। वैसे गार्डन को भी डेकोरेट कर रहे थे, पर वो लोग दूसरी साइड में थे और ये दोनों जहां बैठे थे वहां कोई नहीं था। आश्विर मन्नत को लेकर वहां मौजूद झूले पर बैठा और अपने पैरों से ही धीरे धीरे उस झूले को झुलाने लगा। मन्नत ने उसे थोड़ा कसके पकड़ा, वही वो मन्नत के माथे को चूमकर बोला, ओके, तो अब सुनिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा आपको भी पता है कि आपको एनीमिया है और इस बार आपने जो डेंजरस स्टंट पुल किया था उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ और यही वजह है कि आपके पीरियड्स ऐसे इनरेगुलर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अचानक से आश्व के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो मन्नत से बोला, वैसे भी मेरी जान, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं जिससे आपको टेंशन आए या डर लगे। उस पर आई नो माई लिमिट्स एंड आई प्रॉमिस, जब तक आप खुद बड़े और पूरी तरह से उन सबके लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाते, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। आश्व ने उसके पैरों से ही वो झूलता हुआ झूला रोका और फिर उसने मन्नत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा। आश्व मन्नत की आंखों में देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, मेरा प्यार आप हो, आपकी बॉडी नहीं। मैंने आपके दिल, आपकी रूह से प्यार किया है, आपकी बॉडी से नहीं। उसकी बात सुनकर मन्नत के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आई और उसके आंखों में हल्की सी नमी भी थी। उसने आश्व का हाथ पकड़ा और बोली, यू नो, मुझे बाबाजी ने आपके रूप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ उनकी नीड्स पूरी करनी होती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मन्नत की इस बात पर आश्व उसे हक करते हुए बोला, हाँ, तो मैं भी वैसा ही हूँ, मुझे भी आपकी जरूरत है।
फर्क सिर्फ इतना है कि वो सब बॉडी के भूखे होते हैं, पर मैं आपके प्यार का भूखा हूं, जो मैं आपकी रूह से करता हूं। मन्नत ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और अपनी धीमी आवाज में उसने आश्व से पूछा, वीर कल मैं फास्ट रख लूं? उसकी बात सुनते ही आश्व अपनी हल्की सी ऊंची आवाज में बोला, वॉट नो, आप पहले ही कुछ खाते नहीं हो और ऐसे में आपको फास्ट भी रखना है। मैं आपको फास्ट रखने की परमिशन नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर मन्नत का चेहरा थोड़ा उतर सा गया, जिसे देखकर आश्व मन्नत को प्यार से समझाते हुए बोला, परी अगर आपने फास्ट रखा तो बाप्पा नाराज हो जाएंगे। ये सुनते ही मन्नत पूरी तरह से कंफ्यूज हुई और उसने आश्व से पूछा, मेरे फास्ट रखने से बाप्पा क्यों नाराज हो जाएंगे वीर? इस पर आश्व मन्नत को प्यार से समझाते हुए बोला, देखो आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है और ऐसे में अगर आपने फास्ट रखा जिससे आपको तकलीफ हुई तो इससे बाप्पा को भी बुरा लगेगा, उन्हें भी तकलीफ होगी ना। मन्नत आश्व की बातें सुन रही थी और वो मन्नत को ऐसे समझा रहा था जैसे वो कोई बच्ची हो। वैसे भी मन्नत को समझाने का डिपार्टमेंट उसकी तरफ ही था। मन्नत उसके अलावा किसी की भी बात इतनी आसानी से कहाँ समझती थी। आश्व मन्नत के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, ठीक आपके बाबाजी और पेरेंट्स की तरह बाप्पा भी आपको तकलीफ में कैसे देख पाएंगे? वो ये तो नहीं चाहेंगे कि आप खुद को तकलीफ देकर उनके लिए फास्ट रखो। मन्नत ने उसकी बातों में आकर अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर आश्व मन्नत के माथे को चूमकर बोला, तो इसीलिए आप इस साल फास्ट नहीं करोगे, भले ही आप अगले साल रख लेना, ठीक है? मन्नत आश्व की तरफ देखकर बोली, ओके, आप रख रहे हो? आश्व ने मन्नत की बात पर उसका सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं हर साल की तरह इस साल भी करूंगा। वहीं दूसरी तरफ जयपुर, राजस्थान, यहाँ की एक हवेली के किसी कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर अपने एक टांग पर अपनी दूसरी टांग रखकर बैठा हुआ था। उसी के आगे एक और आदमी था जो उसके मिड-30 में था। जो आदमी सोफे पर बैठा हुआ था वो तरुण शाह था, तानिया का बाप, जिसने अपने डैड के कहने पर तानिया को गोद लिया था। उसके आगे उसका बेटा रोहन खड़ा था, जिससे तरुण ने पूछा, तुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि वो लड़की अभी इंडिया में ही है? अपने डैड के सवाल का जवाब देते हुए रोहन उनसे बोला, हाँ डैड, वो इंडिया, मुंबई में ही है। रोहन की बात सुनते ही तरुण के होठों पर बहुत ही घटिया और शैतानी मुस्कान आई और वो बोले, तो फिर वेट किसका कर रहा है? कल गणपति है और कल मुंबई में इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि हम उस भीड़ का फायदा उठाकर अगर कुछ कर भी ले तो किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होगी। उनकी बात सुनकर रोहन ने उसका सिर तो हिलाया, पर तभी उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, ये सब तो ठीक है पर उस लड़की का पता कैसे चलेगा? अपने बेटे का सवाल सुनकर तरुण अपनी जगह पर से उठ खड़े हुए और वहां टेबल पर रखी हुए ड्रिंक की बोतल से अपने लिए ड्रिंक बनाते हुए बोले, मुझे उस लड़की का नाम पता है और उसका नाम है मन्नत। इसी के साथ वो उनके ग्लास से शराब की चुस्कियां लेने लगे। वही जब रोहन ने उनकी बात सुनी, वो अपना सिर पकड़ते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, डैड, मुंबई में मन्नत नाम की ना जाने कितनी ही लड़कियां होगी, फिर हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? हमें सिर्फ उसका नाम पता है, हमने ना उसकी शक्ल देखी और ना ही हम उसके सरनेम के बारे में जानते हैं, तो फिर हम कैसे पता करेंगे? उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, जो पूरी तरह से चिढ़कर गुस्से में पागल बैल की तरह हौंफ रहा था। वो अपने बेटे की तरफ आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी तेज स्माइल के साथ बोले, तेरे बाप का शैतानी दिमाग कब काम में आएगा? अभी सब लिविंग रूम में थे पर मन्नत उसकी मम्मा के साथ ऊपर रेडी हो रही थी। तभी राज जी उन सभी बच्चों की तरफ देखकर बोले, अरे बच्चों, हो गया क्या आप लोगों का? अगर यही रह गए ना तो पूजा मुहूर्त में नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस पर अथर्व राज जी की तरफ देखकर बोला, दादू, हम सब तो रेडी हैं पर हमारी प्रिंसेस अब तक रेडी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मान उनसे बोला, वेट, मैं देखकर आता हूं अंडस को। इससे पहले मान ऊपर जाता, वो दोनों माँ बेटी रूम से बाहर आई और उनको रूम से बाहर निकलता हुआ देखकर समीर मान से बोला, चाचू आ गए। मन्नत ने आज उसकी लाइफ में पहली बार पायल पहनी थी, जिसकी आवाज सुनकर उन सबकी नजरें अपने आप ही ऊपर उन दोनों की तरफ गई। जैसे ही उन लोगों ने मन्नत को देखा, उन्हें उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और साधना जी अपनी पोती की तरफ देखते हुए ही बोली, वाहे गुरु जी, ये सच में हमारी बच्ची ही है ना? उनकी बात सुनकर तानिया ने उसका सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ माँ, ये हमारी मन्नत ही है। अब तो समीक्षा ने मन्नत के कान के पीछे काला टिका लगाया और बोली, ये कितनी प्यारी लग रही है ना इसमें? मान उसकी बेटी को देखते हुए बोला, हाँ पर ये क्या है, साड़ी?
उसको ऐसे कंफ्यूज देखकर वो दोनों माँ बेटी हंसने लगी और तानिया मान की कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए बोली, नहीं मनी, ये साड़ी नहीं नऊवारी साड़ी है, ये महाराष्ट्रियन स्टाइल वाली साड़ी है। अब मान के होठों पर इम्प्रेसिव स्माइल आई और वो मन्नत के माथे को चूमते हुए बोला, अमेजिंग यार, और मेरी परी इसमें बहुत प्यारी लग रही है। अपने डैडा से कॉम्प्लीमेंट सुनते ही मन्नत का चेहरा खिल गया और वो बोली, थैंक यू डैडा। राज जी उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उनसे बोले, बच्चों चलो चलते हैं, वहां टाइम लगेगा। उन्होंने मन्नत की तरफ देखा और उससे पूछा, मन्नत आश्व आ रहा है बेटा? इस पर मन्नत उसके दादू को उनके सवाल का जवाब देते हुए बोली, दादू मेरी उनसे बात हो गई है और उन्होंने बोला कि वो सीधे वही आ जाएंगे तो हम उनका वेट ना करें। मन्नत की इस बात पर उन्होंने उनका सिर हिलाया और बोले, हाँ तो फिर चलते हैं। वैसे कौन कौन जा रहा है? तभी सब यंगस्टर्स साथ में बोले, हम सब जा रहे हैं। उनकी आवाज सुनकर सब बड़े हंस पड़े और मान अपने डैड की तरफ देखकर उनसे बोला, हाँ डैड, इन सभी शैतानों के साथ में अयान भाई जा रहे हैं। मयंक भाई भाई राघव के साथ यही रुकेंगे क्योंकि घर में सब लेडीज हैं और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो ये दोनों देख लेंगे। मन्नत ने तानिया और प्रीत की तरफ देखा और उनका हाथ पकड़ते हुए उनसे पूछा, मम्मा माँ आप नहीं आ रहे हो? मन्नत के सवाल पर वो दोनों उनकी प्यारी सी बेटी को देखने लगी और तभी तानिया उसका सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं अंडरस्को। प्रीत तानिया की बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, तनु तू जा रही है बच्ची के साथ। उसकी बात सुनकर तानिया ने बाकी लेडीज की तरफ देखा और फिर अपनी फ्रेंड से बोली, पर प्रीत सब घर पर ही रुक रहे हो तो मैं भी यही रुक जाऊंगी ना। इस पर साधना जी अपनी छोटी बहू से बोली, पुत्तर चली जाओ, और वैसे भी ये तीनों बच्चियां हैं, इनके साथ कोई तो होना चाहिए। अब अविका खुद भी अपनी सास की बातों से सहमत होकर अपनी देवरानी से बोली, हाँ तानिया तुम जाओ, हम है ना यहाँ संभाल लेंगे। समीक्षा ने भी तानिया को उनके साथ जाने का इशारा किया, जिसे देखकर मन्नत तानिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए बोली, मम्मा चलो। तानिया अपनी बेटी की इस हरकत पर हंसते हुए बोली, ओके बाबा चलिए। कुछ देर बाद अभी वो सब वहां पहुंचे थे जहां से उन्हें बाप्पा की मूर्ति लेनी थी और वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ होने की वजह से उनकी गाड़ियां अंदर नहीं आ पाई, तो उन्होंने उनकी गाड़ियों को ड्राइवर के साथ दूर ही छोड़ दिया और वो सब पैदल आए। मन्नत ने देखा कि वहां लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी, उस पर वहां से बाप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां लोग उनके पंडालों के लिए लेकर जा रहे थे, जो बहुत ही फेमस और मन्नत वाली मूर्तियां थी। उनके लिए तो ढोल भी था और उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक करके रखा था। इतनी भीड़ देखकर मन्नत ने अपनी प्यारी सी शक्ल बनाई और बोली, बाबा जी कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ, पूरे रोड ब्लॉक है। उसकी बात सुनते ही मान मन्नत और सभी बच्चों की तरफ देखकर बोला, बेबी आप मम्मा का हाथ नहीं छोड़ना और बायज आराध्या और सेजल को देखना। इस पर ऋषभ अपने चाचू से बोला, डोंट वरी चाचू, हम हैं। मन्नत ने उसकी मम्मा का हाथ पकड़ा था और तानिया का एक हाथ मान ने पकड़ रखा था। तभी पीछे से मन्नत के कंधे पर किसी ने टैप किया, जिसे महसूस करते हुए मन्नत पीछे मुड़ते हुए बोली, कौन है अंडरस्को। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी नजर आश्वा पर पड़ी जो उसे अपनी प्यारी सी स्माइल दे रहा था। उसे देखते ही तानिया ने मन्नत का हाथ छोड़ दिया क्योंकि अब उसे मन्नत को संभालने की जरूरत नहीं थी। आश्वा अकेला उसके लिए काफी था। मन्नत ने आश्वा को हग किया, पर तभी उसने मन्नत को खुद से थोड़ा दूर किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आश्वा मन्नत को उस लुक में देखकर पूरी तरह से उसका दीवाना बनते हुए बोला, क्या बात है, आज तो मेरी परी किसी जन्नत की हूर से कम नहीं लग रही। मैडम हम पहले से ही आपके प्यार में इतने घायल हैं, पर आप इस तरह से बंधन कर तो हमारा कत्ल करने के ही इरादे बना रही है। उसकी ये ओवर रोमांटिक लाइन सुनकर मन्नत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर किया और फिर आश्वा को देखकर बोली, सो चीजी वीर। आश्वा ने मन्नत को फिर से उसकी बाहों में ले लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, पर आप सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। मन्नत हल्के से उसके फौलादी सीने पर मारते हुए बोली, अब चलिए, वरना बाप्पा बोलेंगे कि ये लोग मुझे लेने के लिए आए या फिर इश्क फरमाने। मन्नत उन सबके साथ अंदर आई और अंदर आते ही उसकी नजरें बाप्पा की प्यारी प्यारी मूर्तियों पर पड़ी जो वहां रखी हुई थी। उन्हें देखते ही मन्नत खुशी से चहकते हुए बोली, वाह कितने प्यारे बाप्पा है। इस पर आश्वा बाप्पा की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, इनका ये जो रूप है ना, उसे देखते ही दिल खुश हो जाता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। उसकी बात सुनकर मान उनसे बोला,
तभी तो ये सबके लाडले हैं और 10 दिनों के लिए जब ये आते हैं तब सब जोरों शोरों से इनकी खातिरदारी करते हैं ताकि इन्हें कोई कमी महसूस ना हो। सब मान की बातों से सहमत हुए और मान ने मन्नत से पूछा, प्रिंसेस, आपको बाप्पा की कौन सी मूर्ति अच्छी लगी? मन्नत ने उसका सिर हिलाया और फिर वो मान से बोली, डैडा, हम बड़ी मूर्ति ले सकते हैं? इस पर मान के बदले राज जी उससे बोले, हाँ, आप जो चाहो वो मूर्ति पसंद कर सकते हो। मन्नत ने एक मूर्ति की तरफ इशारा किया और उनसे बोली, मुझे ये मूर्ति पसंद आई। अब उन लोगों ने भी मन्नत ने पसंद की उस मूर्ति की तरफ देखा और राज जी मन्नत से बोले, वाह, ये तो बहुत ही प्यारी मूर्ति है बेटा, पर उसके साथ हमें पूजा करने के लिए छोटी सी मूर्ति भी चाहिए होगी। ये सुनते ही मन्नत की आंखें चमक उठी और उसने अपने दादू से पूछा, मतलब दो बाप्पा? उन्होंने उनका सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर मन्नत उनसे बोली, येस, तो हम बाप्पा की छोटी मूर्ति देखते हैं, चलो। वो बाप्पा की छोटी मूर्ति देखने लगे और मन्नत की नजरें एक मूर्ति पर पड़ी, जो देखते ही उसे पसंद आई। मन्नत बाप्पा की उस छोटी सी मूर्ति की तरफ बढ़ते हुए उन सब से बोली, ये वाली, मुझे ये वाली प्यारी लगी। मान ने उसका सिर हिलाया और वहां खड़े आदमी से बोला, भैया, आप ये दोनों मूर्तियां निकाल दीजिए। जहां वो सब वहां की मूर्तियां देख रहे थे और मन्नत भी आश्व के साथ ही थी, तभी आश्व को एक कॉल आया जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे आया। अब मन्नत उसकी मम्मा, भाभी और सेजल के साथ मूर्तियां देख रही थी। वहीं उनके पीछे उनसे थोड़ी दूरी पर दो लड़के खड़े थे, जिनका पूरा ध्यान मन्नत की खुली कमर पर था। वो अपनी हवस भरी नजरों से बस मन्नत को ही देख रहे थे। तभी उन दोनों में से एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यार, क्या कमाल की लड़की है, पूरी की पूरी मलाई है ये तो। उसकी बात से सहमत होकर उसका फ्रेंड बोला, तूने सही कहा, अगर ये मलाई हमारे हाथ लग गई तो उफ, हमारी लॉटरी ही लग जाएगी। उन दोनों को पता नहीं था कि उनकी ये बातें खुद यमराज ने सुन ली, जो उन्हें किसी भी वक्त मौत का तोहफा दे सकता है। आश्व जब वहां से गुजर रहा था, तभी उसके कानों पर उन दोनों की आवाज पड़ी और वो वहीं रुक गया। आश्व उन्हें अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और जब मान ने आश्व को देखा, तब उसे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने एक नजर मन्नत की तरफ देखा जो उन तीनों के साथ बिजी थी। मान आश्व की तरफ आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसने अपनी चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ आश्व? अब आश्व अपनी गुस्से भरी आवाज में उन दोनों लड़कों को घूरते हुए मान से बोला, अंकल, इन लोगों को मलाई खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है, तो सोचा मलाई तो नहीं पर मेरे फेमस घुसे ही इनको खिला दूं आज के प्रसाद की तौर पर। जब उन दोनों ने पीछे से आश्व की बात सुनी, उन्होंने पीछे मुड़कर आश्व को देखा जो उन्हें ही अपनी खुन्नस भरी नजरों से घूर रहा था। अगले ही पल आश्व अपनी बेहद ही भयानक आवाज में उनसे बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? बाप्पा के आगे खड़े होकर लड़कियों के लिए इतनी घिनौनी बातें कर रहे हो। इस पर उन दोनों में से एक लड़का अपनी ऊबी हुई आवाज में आश्व से बोला, तो इसमें आपका क्या जा रहा है साहब, हम थोड़े ना आपकी बीवी के लिए कुछ बोल रहे हैं अंडरस्को। अगले ही पल आश्व ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, बीवी के लिए नहीं पर मेरी होने वाली बीवी के लिए जरूर बोल रहा है तू। वैसे अब तक वहां वो सब आ चुके थे और उन्होंने उस लड़के और आश्व की बात भी सुनी थी। जहां उस लड़के की बातों से मन्नत का भी खून खौल गया, वहीं आश्व की बातों ने उसके उबलते हुए गुस्से को एकदम शांत कर दिया था। तभी राज जी ने आश्व को पीछे खिंचा और उन लड़कों को घूरते हुए वो आश्व से बोले, ये कुत्ते की पूंछ की तरह ही है बेटा, इनकी सोच ना कभी सुधरी है और ना ही आगे सुधरेगी। हम इन लोगों की वजह से अपना मूड और त्योहार दोनों ही खराब क्यों करें? राज जी की बातों से मन्नत भी सहमत हुई और वो आश्व का हाथ पकड़कर उन दोनों को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए आश्व से बोली, दादू इज राइट वीर, आप छोड़ो ना इन घटिया लोगों को, चलो। उसकी बात सुनकर आश्व अपने मन ही मन बोला, इतनी आसानी से तो नहीं मेरी जान, उन्होंने आपके ऊपर कमेंट पास किया और मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं जाने दूंगा। तभी आश्व ने वही मौजूद उसके गार्ड को इशारा किया, जो वहां पर उसके सिविल ड्रेस में था। उसने अपना सिर हिलाया और अगले ही पल वो दोनों लड़के उनकी जगह पर से गायब हो गए। जब मान ने उन दोनों लड़कों को वहां नहीं देखा, उसने बहुत धीरे से आश्व से पूछा, ये तेरा ही काम है ना आश्व? आश्व ने अपनी प्लेन नजरों के साथ मान की तरफ देखा और बोला, हाँ, और आप क्या चाहते हो अंकल कि मैं उन दोनों कुत्तों को ऐसे ही छोड़ दूं? सॉरी पर ये मुझसे नहीं होगा। मैंने सोचा था कि आज के दिन मैं इन सब से दूर रहूंगा पर नहीं, शायद आज के दिन भी मेरे हाथों किसी के हाथ पैर टूटना, किसी का खून होना लिखा है।
उसके उबलते हुए गुस्से को देखकर मान उसे शांत कराते हुए बोला, चिल, अगर बच्चे ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा, अपने गुस्से को काबू में रख। आश्व ने कुछ गहरी सांसें भरी ताकि वो खुद को शांत करा सके। कपूर एम्पायर जस्ट अभी अभी ऋषभ और माहिर के हाथों बाप्पा की स्थापना घर में हुई थी और अभी पूजा चल रही थी। पूजा में सब लोग मौजूद थे, यहां तक कि शिखा रहेजा भी वही थी, और वो आती भी कैसे नहीं। उनकी होने वाली बहू ने उन्हें स्पेशल बुलाया था, तो उन्हें अपनी बहू के लिए आना ही था। तभी पंडित जी उन लोगों की तरफ देखकर बोले, पूजा तो संपन्न हो गई, पर आरती करनी है, तो आरती के लिए घर के बड़े आगे आ जाइए। उनकी बात सुनकर राज जी ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और फिर वो पंडित जी से बोले, पंडित जी, हम सब चाहते हैं कि बाप्पा की पहली आरती भी हमारी बच्ची के हाथों से ही हो। राज जी की बात सुनकर पंडित जी ने उनका सिर हिलाया और बोले, ये तो अच्छी बात है राज जी, पर बच्ची अकेले आरती नहीं करेगी ना? इस पर राघव उनसे बोला, नहीं पंडित जी, वो उसके मम्मा डैडा के साथ ही आरती करेगी। पंडित जी मन्नत की तरफ देखकर बोले, आ जाइए बेटा। मन्नत ने उसका सिर हिलाया और वो उसके मम्मा डैडा के साथ वहां आई। आरती के लिए वहां जो दिया रखा था वो बहुत बड़ा था, जो मन्नत संभाल नहीं पाती। इसी वजह से मान मन्नत की तरफ खड़ा हुआ। मन्नत बीच में थी, पर आरती का दिया मान के हाथ में था और उन दोनों ने ही मान के हाथ को उनका हाथ लगाया था। आरती हो जाने के बाद घर की लेडीज ने सभी को मोदक का प्रसाद दिया, और जब आश्व को मोदक मिले तभी मन्नत उसे अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाने लगी। उसे देखते ही आश्व की हंसी छूट गई और वो बोला, आ जाइए। मन्नत झट से उसके पास आई। आश्व मन्नत को अपने पास बिठाते हुए बोला, आ करो। मन्नत ने उसका मुंह खोला और आश्व उसे उसके हिस्से के मोदक खिलाने लगा, जिसे देखकर शिखा ने उनके बेटे से पूछा, क्या हुआ आशु? इस पर आश्व हंसते हुए अपनी मॉम से बोला, मॉम, ये लड़की ना बहुत नॉटी है, तो मैं बस अपनी डील पूरी कर रहा था जो मैं कल इससे की थी। डील का जिक्र सुनते ही शिखा की आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने पूछा, कैसी डील बच्चों? आश्व ने उन्हें सब कुछ बताया, जिसके बाद तो वो खुद भी हंसने लगी और मन्नत की नाक को धीरे से खींचते हुए बोली, सच में बेटा आप बहुत शैतान हो। उनकी इस बात पर मन्नत उनसे बोली, हाँ तो जब मेरे पास इतने लोग हैं जो मेरी शैतानी झेल सकते हैं, तो आप ही बोलो कि मैं अपनी शैतानियां क्यों ना करूं? मन्नत की बातों से सहमत होकर शिखा उससे बोली, आपकी ये बात भी ठीक है। अगली रात मान और तानिया का रूम में उन दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और मान तानिया के ऊपर था। पूरे रूम में तानिया की आवाज गूंज रही थी और दरवाजा साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर कोई उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मान बहुत तेजी से मूव हो रहा था, जिस वजह से तानिया की चीखें निकल रही थी और अब तक उन दोनों की ही बॉडी पसीने से तर हो चुकी थी। इस वक्त मान और तानिया उनके रूम में उनका पर्सनल टाइम बिता रहे थे और उस वजह से उनके रूम का दरवाजा बंद था। तभी मन्नत रूम की तरफ आए, पर जब उसे दरवाजा बंद दिखा वो समझ गई कि अंदर क्या चल रहा है। अब वो इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसे पता ना चले कि अंदर उसके प्यारे मम्मा डैडा के बीच क्या हो रहा है। इसी वजह से उसने भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया और फिर खुद वहां से चली गई। वैसे मन्नत अगर जाना चाहे तो वो किसी के भी रूम में जा सकती थी, किसी के भी पास सो सकती थी। उसके लिए उसका अपना रूम भी था, पर उसे इतने दिनों में उसके मम्मा डैडा की आदत लग चुकी थी, जिस वजह से उसे बाकी किसी भी रूम में जाने की इच्छा नहीं हुई। जब वो नीचे लिविंग रूम में आई तभी उसने वहां लगी हुई बड़ी सी दीवार घड़ी में टाइम देखा, जिसमें रात के 10 बजे थे। वैसे उन सबका डिनर हो गया था, जिस वजह से सब सोने के लिए उनके रूम में चले गए थे। वही मन्नत अकेली घूम रही थी। उसने अभी उसका फोन भी ऊपर उसके मान और तानिया रूम में छोड़ा था, जिस वजह से वो आश्व से बातें भी नहीं कर सकती थी। तभी मन्नत गार्डन में आई और गार्डन में जब उसने वहां मौजूद बेंच देखा, वो उस पर बैठ गई। मन्नत वहां बैठकर आसमान में चमकते हुए तारे देखने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर बैठे बैठे सो गई। दूसरी तरफ इस वक्त तरुण शाह और उनका बेटा रोहन शाह मुंबई में थे और वो अभी मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तभी वहां एक आदमी आया और तरुण से बोला, सर हेलीकॉप्टर रेडी है और आपने हमें जो लोकेशन दिखाई है वो यहाँ की सबसे रिचेस्ट फैमिली कपूर एम्पायर की है। कपूर्स का नाम सुनते ही तरुण के चेहरे के पूरे रंग ही उड़ गए और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोले, उस लड़की का कपूर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है और वो इस वक्त कपूर एम्पायर में क्या कर रही है? उनकी सवाल सुनकर उनका बेटा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डैड हमें उससे क्या करना है? हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें उसकी मन्नत जान लेनी है और जब तक हम उसकी जान नहीं लेते
तब तक दादू की प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर तरुण भी उससे सहमत होते हुए बोले, तू ठीक कह रहा है। जब तक ये मन्नत नाम का कांटा हमारे रास्ते से साफ नहीं होता, तब तक हमें डैड की प्रॉपर्टी तो क्या पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिल पाएगी। अगर हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए हमें उस मन्नत को अपने रास्ते से हटाना ही होगा और आज का दिन उसके लिए सबसे अच्छा है। सीधे जाकर उसे इस दुनिया से अलविदा करवा देंगे और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। उनकी बात सुनकर उनके बेटे के होठों पर भी शातिर मुस्कान आ चुकी थी। वही तरुण आगे उनकी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोले, अब तो वो तानिया भी इस दुनिया में नहीं है और ना ही अब उसकी बेटी रहेगी। मन्नत के अलावा तानिया की कोई दूसरी औलाद नहीं है और अब कुछ देर में वो मन्नत भी नहीं रहेगी। मतलब वो सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम होगी। अचानक से उनके चेहरे के सारे हाव भाव ही बदल गए और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोले, इतने सालों तक हमने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए ना जाने कितना वेट किया, लेकिन अभी और नहीं, अभी वो फाइनली हमारे नाम होगी। अब तो रोहन भी उसके डैड की बातों से सहमत होकर उनसे बोला, हाँ मैंने भी बहुत इंतजार किया है, लेकिन अभी हमारा इंतजार खत्म होने वाला है डैड। अब उस मन्नत को मौत के घाट उतारने के बाद हमें हमारी सबसे बड़ी जीत, हमारी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी और फिर करेंगे हम हमारी जीत सेलिब्रेट। फिर हम ही होंगे शाह फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी के मालिक। इसी के साथ उन दोनों के होठों पर घिनौनी मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल वो दोनों वहां खड़े हेलीकॉप्टर में बैठ गए और उसके पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया और वो सीधे कपूर एम्पायर की तरफ निकल गए। कपूर एम्पायर, मान और तानिया का रूम। अभी वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे और उनकी बॉडी एक दूसरे के लिपटी हुई थी। अचानक से मान की आंख खुली और जब उसने टाइम देखा तब घड़ी में 12 बजे बज रहे थे। एकदम से उसे मन्नत का ख्याल आया और इसी वजह से मान वहां से उठ गया। मान के अचानक से उठने की वजह से तानिया की भी नींद खुली और जब उसने मान को ऐसे देखा वो कंफ्यूज हुई। तभी तानिया ने मान से पूछा, क्या हुआ मनी, कहाँ जा रहे हो तुम? इस पर मान अपनी चिंता भरी आवाज में तानिया से बोला, पीहू 12 बजे बज गए और अभी तक बेबी रूम में नहीं आई। अगर वो आई भी होगी तो हमें पता नहीं चला, दरवाजा बंद था। वी नो यार कि वो अब किसी के पास नहीं सोती और ऐसे में पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है। जब तानिया ने मान की बात सुनी वो खुद भी काफी घबरा गई और उन दोनों ने झट से उनके फर्श पर बिखरे हुए कपड़े पहने। मान मन्नत को ढूंढने के लिए बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, जिसकी वजह से वो वहीं रुक गया और जब तानिया ने उसे वही देखा तब उसने मान से पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए मनी? इस पर मान उससे बोला, 12 बजे बज गए हैं और अब तक सब सो गए होंगे, ऐसे में मैं उन्हें जाकर डिस्टर्ब कैसे कर सकता हूँ। अगर मन्नत उनमें से किसी एक के रूम में हुई तो ठीक है, वरना सब बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। अब तानिया भी उसकी इस बात से सहमत होकर परेशान हुई। जहां मन्नत अभी बेफिक्र होकर गार्डन में ही सो गई थी, वही उसके सिर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि अभी वो हेलीकॉप्टर जिसमें तरुण और रोहन बैठे हुए थे ठीक मन्नत के सिर के ऊपर था। रोहन के हाथ में दूरबीन थी जिससे वो मन्नत को वहां बैठे हुए देख पा रहा था। मन्नत को वहां देखते ही वो अपने डैड से बोला, डैड लगता है हमारी किस्मत हमारे साथ है, क्योंकि जिसका शिकार हमें करना था वो खुद हमारे आगे मौजूद है। रोहन ने नीचे मन्नत की तरफ इशारा किया और अपने डैड से बोला, वो देखिए वो रही मन्नत। इसी के साथ उसने अपने डैड को वो दूरबीन थमाई जिसमें से तरुण खुद भी मन्नत को देखने लगे। मन्नत को देखते ही उनके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन आए और साथ ही साथ उनके होठों पर एक शातिर सी मुस्कान आए। वो अपने बेटे से बोले, आज ये लड़की ना तो हमारे हाथ से बच पाएगी और ना ही कोई इसे हमसे बचा पाएगा। लगता है गणपति बाप्पा खुद हमारे साथ है। अगर ऐसा ही है तो हमें हमारे प्रॉपर्टी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उन्होंने अपनी लेजर गन निकाली जिसमें साइलेंसर लगा हुआ नहीं था। उन्होंने वो गन सीधे मन्नत के माथे पर पॉइंट की, जिस वजह से मन्नत के माथे पर एक रेड डॉट बना। वहीं दूसरी तरफ मान और तानिया का दिल अचानक से घबराने लगा और तानिया मान से बोली, मनी मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एकदम से उसके दिमाग में मन्नत का ख्याल आया और वो बोली, मेरा बच्चा। उसने मान की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपनी रुआसी आवाज में मान से बोली, मुझे अभी इसी वक्त मेरी बच्ची मेरी आंखों से आगे चाहिए। वैसे तो मान खुद भी घबराया हुआ था और उसे बार बार लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, पर इस वक्त तानिया पैनिक कर रही थी और मान का उसे शांत कराना जरूरी था। मान तानिया को समझाते हुए बोला, पीहू चिंता मत करो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा।
मान ने तानिया को शांत करने के लिए ये सब उससे कहा तो था, लेकिन उसकी खुद की बातों पर खुद उसे ही भरोसा नहीं था और अभी रूम में उसका दम घुटने लगा था, जिस वजह से वो बालकनी में आया। जैसे ही मान उसके रूम के बालकनी में आया, उसके आगे का नजारा देखकर उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। उसने आगे देखा कि मन्नत गार्डन में सोई है और उसके माथे पर एक रेड डॉट बना हुआ है। उस डॉट को देखते ही मान की सांसें उखड़ने लगी और जब उसने उस डॉट के डायरेक्शन की तरफ देखा, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए उस हेलीकॉप्टर पर पड़ी जिसमें वो दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे और तरुण ने लेजर वाली गन से मन्नत को टारगेट किया हुआ था। वो भयानक नजारा देखते ही मान की पूरी बॉडी सुन्न हो गई। जब तानिया ने मान को ऐसे देखा, वो खुद घबरा गई और उसने मान से पूछा, मनी क्या हुआ है? तुम ऐसे इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो और तुम्हारे पसीने भी छूट रहे हैं। तभी मान ने गार्डन की तरफ इशारा किया और जब तानिया खुद वहां आए, तब उसने भी वही नजारा देखा जो मान देख रहा था। उसे देखकर तानिया के होश उड़ गए और अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले वो नीचे गिरती मान ने उसे पकड़ लिया और उसे वहां मौजूद सोफे पर बिठा दिया। मान डर से कांपती हुई तानिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम घबराओ मत पीहू, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। बस इसी के साथ बिना अपनी परवाह करते हुए मान उसकी बालकनी से सीधे नीचे कूद गया। वैसे वो हेलीकॉप्टर अभी मन्नत की तरफ फेस करके खड़ा था, जिस वजह से उनकी नजर वहां नहीं पड़ी जहां से मान कूदा था। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर ही टिका हुआ था। तभी रोहन अपने डैड से भौंका, डैड आप वेट किस बात का कर रहे हो? हमारा शिकार हमारे आगे है, चलाए गोली और कर दीजिए ढेर उस लड़की को, इसकी एक ही गोली उसके लिए काफी है। अब उन्होंने भी अपना सिर हिलाया और बस उन्होंने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी थी और वो ट्रिगर दबाने जा ही रहे थे कि तभी अचानक से मान मन्नत की तरफ भागा और इससे पहले वो गोली मन्नत की नाजुक सी बॉडी को छू भी पाती, मान ने उसकी बेटी को पकड़ा और सीधा दूसरी तरफ कूद गया। कूदने की वजह से मन्नत के हाथ में कुछ खरोंचे आई और अब तक तो उसकी नींद भी एकदम से खुल चुकी थी। वही जब उन दोनों बाप बेटे ने मान को देखा, वो दोनों हक्का बक्का रह गया। मान ने ऊपर उन दोनों की तरफ देखा, जो गुस्से की आग में फटने ही वाले थे, क्योंकि उनका इतना बड़ा प्लान जो फ्लॉप हुआ। वो दोनों तो बस मान को ही घूर रहे थे। गन की आवाज सुनकर अब सभी बॉडीगार्ड्स, यहां तक कि सभी फैमिली मेंबर्स वहां आ चुके थे और वो सब उन्हें देख पा रहे थे। अभी तानिया भी भागते हुए नीचे आए और जब उसने अपनी बेटी को देखा, उसने झट से मन्नत को अपने सीने से लगा लिया। मन्नत खुद कंफ्यूज थी, उसे कुछ भी पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है और वो सब क्यों इतने घबराए हुए थे। पर हाँ, उसे गन की आवाज तो आई थी। तभी मान ने उसके गार्ड के पास मौजूद गन ऊपर उन दोनों बाप पर तानी और उसने बिना किसी झिझक के सीधे तरुण शाह के हाथ पर गोली चला दी, जिस वजह से उनकी गन नीचे गिरी और वो दर्द में तड़पने लगे। मान अपनी गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए उनसे बोला, अगर दम है तो ऐसे पीछे से नहीं आगे से वार करो और मेरी बेटी को हाथ लगाने के पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। समझ क्या रखा है? ये मन्नत कोई आलतू फालतू चीज है जो गली के कुत्ते इसे उठाकर लेकर जाएंगे। ये मान कपूर की बेटी है और मान कपूर की बेटी को हाथ लगाने से पहले तुम लोगों को मान कपूर से सामना करना पड़ेगा। मान को ऐसे देखकर वो दोनों बाप बेटे घबरा गए और रोहन उसके पायलट से बोला, तू देख क्या रहा है? निकल, इससे पहले ये हमें मार डाले, निकल यहां से। उस लड़की से बदला तो बाद में लेंगे, पहले हमें हमारी जान बचानी होगी, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। वही गुस्से में तमतमाते हुए तरुण मान की तरफ देखकर बोले, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन उसे हम लोगों से बचा नहीं पाओगे। पहले इसकी मां गई और अभी ये जाएगी। तभी अचानक से तानिया उनके आगे आई और अपनी तड़कती हुई आवाज में बोली, ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर शाह, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। आप उसके बालों को तक छू नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा कवच मेरी बेटी की रक्षा करेगा। वैसे आपने तो सुना ही होगा ना कि एक माँ कभी कमजोर नहीं होती और अपने बच्चों के लिए तो कभी भी नहीं। तो अभी आपको तानिया शाह से नहीं पर मेरी मन्नत की मम्मा से लड़ना है, तो उसके हिसाब से तैयारी करके आना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मन्नत की मम्मा ही नहीं पर उसके डैडा भी है। हमारी बेटी को हाथ लगाने से पहले आपको आपकी नानी दादी सब याद ना दिला दी तो मैं भी तानिया मान कपूर नहीं। उस हेलीकॉप्टर के वहां से जाते ही सबकी नजर मन्नत पर पड़ी, जो अभी भी कंफ्यूज होकर वहां खड़ी थी। उस बेचारी को तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो सब वहां क्यों खड़े हैं। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वहां बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और वो वही सो गई।
तभी राज जी ने अपने छोटे बेटे से अपनी चिंता भरी आवाज में पूछा, कौन थे वो लोग मान, और वो ऐसे फायरिंग क्यों कर रहे थे? उनके इस सवाल से मान के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और वो अपने डैड से बोला, डैड वो पीहू के फोस्टर पेरेंट्स हैं, थे। इट्स तरुण शाह और उनका बेटा। मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगा, बट फर्स्ट लेट मी सी माय बेबी। इसी के साथ मान मन्नत के पास आया और उसने देखा कि मन्नत के हाथ में एक स्क्रैच लगा हुआ था, और वो तब लगा जब उसने मन्नत को अपने साथ दूसरी तरफ पुश किया। स्क्रैच के अलावा मन्नत को कहीं भी चोट नहीं लगी। मान अभी पागलों की तरह उसकी पूरी बॉडी चेक कर रहा था कि कहीं उस और चोट तो नहीं आई। मान को ऐसे देखकर अब मन्नत खुद भी परेशान हो गई। उसने ये भी देखा कि कैसे तानिया डर की वजह से कांप रही थी। अपने पेरेंट्स को ऐसे देखकर उसे अच्छी वाइब्स नहीं आई। तभी उसने उन दोनों की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में उनसे पूछा, यहाँ पर क्या हो रहा है और वो कौन थे? मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। मैंने क्या उनकी कोई चॉकलेट चुराई है जो वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं? इस पर तानिया मन्नत के गालों को अपने हाथों में लेकर अपनी डरी हुई आवाज में उससे बोली, वो आपकी जान के दुश्मन है परी, और जब तक आप सही सलामत हो तब तक उनकी नजर आप पर गड़ी हुई रहेगी। आपकी जान को उनसे सबसे बड़ा खतरा है बच्चा। तानिया की ये बात सुनते ही मन्नत के साथ साथ वहां मौजूद सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पर मल्होत्रा फैमिली तो पहले से ही ये बात जानती थी और अभी उन्हें भी काफी चिंता, काफी टेंशन हो रही थी। तभी अथर्व ने अपने बालों को पकड़ा और अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में बोला, वो लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे और उन्हें मन्नत के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली? मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से इसकी सारी इंफॉर्मेशन हाइड करके रखी थी। मुझे पता था कि जिस दिन उनको मन्नत का सच पता चल गया, वो मन्नत को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। देखो अभी उन्हें सच पता चल गया और कैसे उन्होंने मन्नत की जान लेने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मान अंकल ने सही समय पर मन्नत को बचा लिया, वरना वाहेगुरु जी ही जाने की क्या होता। अथर्व की बात सुनते ही सब घबरा गए। वही साधना जी ने मन्नत की तरफ देखा और उससे पूछा, बेटा आप इतनी रात को यहाँ गार्डन में अकेले क्या कर रहे थे? तभी उन्होंने वहां खड़े मान और तानिया की तरफ देखा और उन पर भड़कते हुए बोली, तुम दोनों को अपनी बेटी की कोई चिंता है या नहीं? इतनी रात गए बच्ची अकेली थी और तुम लोग आराम से रूम में सो रहे थे। अब साधना जी के साथ साथ वो सब उन दोनों को ही देख रहे थे। मन्नत ने जब साधना जी की बात सुनी, तब पहले उसने अपने मम्मा डैडा की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर अभी उसे गिल्ट नजर आ रहा था। उन्हें ऐसे देखकर मन्नत को बुरा लगा, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो उनका टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर मन्नत को उनके बिना नींद नहीं आती थी, इसलिए वो उनके रूम की तरफ चली गई। पर जब उसने दरवाजा बंद देखा तब उसका मन किसी के भी रूम में जाने का नहीं हुआ और वो थोड़ी देर के लिए गार्डन में आए। अपने दादी की बात सुनकर मन्नत में उनका हाथ पकड़ा और धीरे से उनसे बोली, वो दादी मैं थोड़ी देर गार्डन में ऐसे ही टहलने के लिए आई थी और फिर अचानक से मेरा मन स्टार देखने का हुआ, तो मैं बेंच पर बैठकर स्टार देखने लगी। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई और मैं यही सो गई। इसमें मम्मा डैडा की कोई गलती नहीं थी, तो प्लीज आप उन्हें मत डांटिए। इस पर राज जी अपनी पोती को गले लगाते हुए प्यार से उससे बोले, नहीं बेटा, इसमें गलती ना तो आपकी है और ना ही आपके पेरेंट्स की है। इसमें अगर किसी की गलती है तो वो उस इंसान की, जिसके दिमाग में ये ख्याल आ रहे हैं और वो सोच रहा है कि आपको अकेला देखकर वो आपको नुकसान पहुंचा पाएगा, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है। वो सब भी राज जी की बातों से सहमत हुए। तभी मान मन्नत की तरफ देखकर अपनी गिल्टी आवाज में उससे बोला, प्लीज हमें माफ कर दीजिए बच्चे। अगर हम थोड़ा ध्यान रखते तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो बाबा जी ही जाने क्या हो जाता। अचानक से उसकी आवाज में एक भारीपन आया और वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर बोला, वो इंसान तो आपको मार देता और फिर मैं क्या करता मेरी जान? अभी मान बेहद घबरा गया था और जब मन्नत ने ये महसूस किया, वो अपने छोटे से हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, डोंट वरी डैडा, मैं आपकी प्रिंसेस हूँ और बाबाजी की फेवरेट भी। बाबाजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे और जब तक आप सब मेरे साथ हो तब तक कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। सो चिल्ड, आप इतना डरो मत। तभी राघव उन सब की तरफ देखकर उनसे बोले, अभी रात काफी हो गई है, तो सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ। उन्होंने उनका सिर हिलाया और राघव उनके सबसे छोटे भाई से बोले, मान आगे से ध्यान रखना, बच्चे की जान खतरे में है, तो ऐसे में किसी भी कीमत पर हम हमारी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते।
उनकी बात सुनते ही मन्नत ने अपना क्यूट सा पाउट बना लिया और अपना मुंह फुलाकर वो अपने बड़े पापा से बोली, बड़े पापा आई एम नॉट अ किड। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और छोटी छोटी बातों के लिए आप इतना टेंशन मत लिया करो। मैं स्ट्रांग गर्ल हूँ और अगर कोई मुझे हार्म करने के लिए मेरे आगे आया भी ना तो मैं उसे 2 पंच खिला दूंगी। आफ्टर ऑल आई एम अ फाइटर बेबी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और तानिया मन्नत की नाक को हल्के से पिंच करके उसके गालों को चूमकर बोली, आई नो माय फाइटर बेबी। अभी चलो आपकी फाइट बाद में देखेंगे, पहले सो जाते हैं। इसी के साथ वो सब अपने अपने रूम में चले गए। मान और तानिया का रूम। इस वक्त मन्नत उसके मम्मा डैडा के बीच में सोई थी। उसका चेहरा तानिया के सीने में छुपा हुआ था और उसका एक पैर तानिया की कमर पर था। देखा जाए तो वो तानिया के ऊपर ही सो रही थी, जैसे वो कोई बंदर का बच्चा हो। वही तानिया ने भी उसकी प्रिंसेस को अपनी बाहों में समेट लिया था, तो मान का एक हाथ मन्नत की कमर पर था और वो बार बार पीछे से मन्नत के बालों को चूम रहा था। अभी उसके चेहरे पर चिंता और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मन्नत तो कब की सो चुकी थी, पर ना ही तानिया को नींद आई थी और ना ही मान सोया था। वो दोनों अभी भी जाग रहे थे। तभी तानिया मान की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, मनी आज तुमने हमारी परी को बचा लिया, पर अगर अगली बार हम परी के साथ नहीं हुए और ऐसे में उन लोगों ने परी पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे? अचानक से उसके माथे पर पसीना जमने लगा और उसने मन्नत को पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर लिया। तानिया अपनी रुआसी आवाज में बोली, मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकती मनी। इसको खोने का मतलब मेरी मौत होगी और मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती। वाहेगुरु जी ने इतने सालों बाद मुझे मेरी बच्ची से वापस मिलवाया है और ऐसे में मैं वापस इससे दूर हो गई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मान उसे समझाते हुए बोला, ऐसी कोई भी नौबत नहीं आएगी पीहू, क्योंकि इस बार वो हमारी बेटी के लिए नहीं हमारे लिए भी आएगा। मेरी मन्नत तक पहुंचने से पहले उसे मान कपूर के साथ साथ आश्वर रहेजा का भी सामना करना पड़ेगा। अब मान मन्नत की तरफ शिफ्ट हुआ और उसे बैक हक करके उसने अपने हाथ को तानिया की कमर पर लपेट दिया। मान ने मन्नत के बालों को चूम लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए तानिया से बोला, क्यों तुम अपने होने वाले दामाद को भूल गई क्या? तुम जानती हो ना कि हमारे बच्चे के लिए इसका वीर किसी भी हद तक जा सकता है। आश्वर को अगर इस बात की जरा सी भनक भी लगी तो मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या कर बैठेगा। उनसे लड़ने के लिए तो वो अकेला ही काफी है। आश्वर का नाम सुनते ही तानिया के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आई और वो मन्नत के बालों को सहलाते हुए मन से बोली, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ मनी। वो तो मेरी बेटी का सबसे बड़ा सेवियर है। उसके रहते मुझे मेरी परी की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरी परी को खुश रखने के लिए, इसे सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकता है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि ये सब जानने के बाद वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। आई एम श्योर कि उसे अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और ना ही वो ये जानता है कि मन्नत की जान पर खतरा है। अब तानिया के फेस एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी ब्लैंक आवाज में बोली, दादू की प्रॉपर्टी के लिए वो दोनों बाप बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो मेरी बच्ची को होम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अचानक से मान के दिमाग में एक ख्याल आया, जिसकी वजह से उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जब तानिया ने मान के माथे पर चिंता की लकीरें देखी, वो थोड़ी परेशान हुई और उसने मान से पूछा, क्या हुआ मनी? तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो? इस पर मान ने तानिया का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को पीछे से किस करते हुए उससे बोला, उन्हें प्रॉब्लम मन्नत से नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है क्योंकि मन्नत तुम्हारी बेटी है पीहू। उसकी बात तानिया के समझने नहीं आई, जिसे देखकर मान उसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बोला, मुझे अथर्व ने बताया था कि तुम्हारे दादू की विल के मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, मतलब मन्नत तुम्हारी बच्ची है और अब इसकी जान पर खतरा है। लेकिन अब उन दोनों को ये पता चल गया है कि तुम जिंदा हो, तो उसके बाद वो मन्नत के साथ साथ तुम्हें भी होम करने की कोशिश जरूर करेंगे और सबसे ज्यादा वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर तुम ही नहीं रही तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से आएंगे। अभी मन्नत के साथ साथ मुझे तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना है। जब तानिया ने मान की ये बात सुनी, उसने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, नहीं, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। अगर मैं मर भी गई तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरी वजह से मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी मन्नत को मेरी वजह से कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी मनी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मेरी वजह से इसकी जान गंवानी पड़े। उसने सोती हुई मन्नत को देखा और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोली,
मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसने कुछ भी नहीं देखा और ऐसे में अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनकी प्रॉपर्टी पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। तभी तानिया के दिमाग में एक बात आई और वो मान से बोली, मनी हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हमें उनकी प्रॉपर्टी की क्या जरूरत। हम उन्हें उनकी प्रॉपर्टी दे देते हैं ना, ताकि हमारी बच्ची सही सलामत रहे और वो हमारी परी को कोई तकलीफ ना पहुंच पाए। जब मान ने तानिया की ये बात सुनी, वो अपनी हल्की सी चिड़ी हुई आवाज में तानिया से बोला, आर यू डम पीहू? तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी लेकर मान जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के भूखे नहीं है, पर मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी है और मैं ये 110% श्योर होकर बता सकता हूं कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मन्नत के पीछे नहीं पड़े हैं। उन्हें अगर हमने प्रॉपर्टी दे भी दी तब भी वो तुम्हें और मन्नत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी वजह से ना तो मैंने उन्हें वो प्रॉपर्टी देनी है और ना ही अपनी बीवी और बच्चे को उनकी वजह से चोट खाने देनी है। जब तानिया ने मान की बात सुनी, उसने अपना सिर हिलाया और कुछ देर बाद ये सब सोचते हुए ही उन दोनों की भी आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में अभी तरुण शाह उनके बेटे रोहन पर भड़क रहे थे। तूने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन निकाली, तूने देखा ना तानिया जिंदा है और अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब हमें हमारी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। इसीलिए अभी सबसे पहले हमें उसे ही अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी जाकर हमारे हाथ वो प्रॉपर्टी लगेगी। तभी रोहन खुद भी अपने डैड की बातों से सहमत हुआ और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में उनसे बोला, डैड मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मुझे अभी पता चला कि तानिया जिंदा है और ऐसे में अगर हमने कुछ भी किया तो उल्टा हम पर ही केस हो सकता है। इसीलिए अब से हमें जो भी करना है वो बहुत ही सोच समझकर करना होगा। तरुण शाह का डॉक्टर उनके हाथ की ड्रेसिंग कर रहा था, क्योंकि मान ने उसे जो गोली मारी थी वो सीधे उनके हाथ में लगी थी। रोहन गुस्से की वजह से अपने दांत पिसते हुए बोला, सबसे पहले हमें उसकी बेटी का खेल खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम उस तानिया को देखेंगे, ताकि उसके मरने के बाद उसका कोई भी वारिस ना बचे और वो प्रॉपर्टी सीधे हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाए। और ये सब हमें बहुत होशियारी से करना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमसे हमारी प्रॉपर्टी बहुत दूर चली जाएगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो अब से हमें हमारे कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। अगली सुबह इस वक्त पूरी कपूर फैमिली मल्होत्रा फैमिली के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी और आश्व उन सबके सामने खड़ा था। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही मन्नत डर की वजह से सहमी सी चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी और उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि उसे आश्व के गुस्से से बेहद डर लगता था। मान ने सुबह सबसे पहले आश्व को यही बताया था और जब आश्व यहाँ आया तब से वो चिढ़ा हुआ था, पर जब मान ने उसे सारा सीन बताया तब उसकी आंखों में खून दिखने लगा। वो अब तक कुछ बोला नहीं था, लेकिन हाँ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी आंखों में मौजूद आग को देखकर वो सब एक बात तो समझ गए थे कि उसके गुस्से की आग का ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है। उसके फूटने पर नुकसान उन लोगों का ही होना था। वही आश्व को यकीन नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। उन्होंने उसे ये भी नहीं बताया कि मन्नत के सिर पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसकी जान खतरे में है। अब आश्व को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा उन लोगों पर फूटे। इसी वजह से उसने ऋषभ की तरफ देखा और उससे पूछा, भाई कैन आई यूज यू जिम फॉर फ्यू मिनट्स? इस पर ऋषभ ने झट से उसका सिर हाँ में हिला दिया। वही जब मन्नत ने आश्व की ये बात सुनी, उसकी आंखें डर की वजह से बाहर ही आ गई, क्योंकि वो आश्व के गुस्से से वाकिफ थी। मन्नत को पता था कि उसका गुस्सा किस हद तक खतरनाक हो सकता था और वो नहीं चाहती थी कि गुस्से की वजह से आश्व खुद को कोई चोट पहुंचाए। इसी वजह से वो झट से अपनी जगह पर से उठी और भागते हुए आश्व की तरफ आई। पलक झपकते ही उसने आश्व को हग किया और अपने छोटे से हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, वीर प्लीज काम डाउन। ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। मुझे तो कल पता चला कि मेरी जान खतरे में है, मतलब देखो मेरी जान खतरे में है और मुझे पता ही नहीं। सो सिलीना। उसकी ये बात सुनते ही आश्व उसे घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, दिस इज नॉट जोक परी। आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? आपकी जान खतरे में है और ऐसे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कल अगर मान अंकल सही समय पर आपको नहीं बचाते तो वो आपको मार देते और फिर मैं क्या करता? आपके लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। उसकी बात सुनकर मन्नत ने अपना मुंह बनाया और उसे अपनी क्यूट सी आंखों से घूरते हुए बोली, हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरे लिए ये मजाक है?
वैसे भी मेरे साथ बाबा जी हैं ना, और जब तक वो मेरे साथ है तब तक मन्नत को कुछ नहीं होगा। वो सब मन्नत की बात शांति से सुन रहे थे और आश्व की नजरें भी उस पर ही टिकी हुई थी। तभी मन्नत ने उन सब की तरफ देखा और फिर आश्व से बोली, मैंने कल इन लोगों से भी ये बात कही थी और आज आपसे भी कह रही हूँ। आप इतनी चिंता मत करो, सब कुछ बाबाजी पर छोड़ दो और खुद को इतना परेशान करके अपनी हालत मत बिगाड़ो। उसकी बात सुनकर आश्व ने मन्नत के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे को चूमते हुए अपनी इमोशनल आवाज में बोला, कैसे परेशान ना हूं, आप जानते हो ना, आप में मेरी जान बसी है। अगर आपको हल्की सी खरोच भी आए तो मुझे तकलीफ होती है। ऐसे में आपके सिर पर इतना बड़ा खतरा है और आप कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूं, ये कैसे पॉसिबल है बेबी? मन्नत ने आश्व को टाइटली हग किया और उसके तेजी से धड़कते हुए सीने पर किस करते हुए बोली, वीर, जब तक आप और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है ना, तब तक आपकी परी को कुछ नहीं हो सकता। जैसे कल डैडा ने मुझे बचा लिया था, वैसे ही आगे आप लोग बचा लोगे। अचानक से मन्नत ने उसका बुरा सा मुंह बनाया और बोली, पर मुझे आप लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करवाने की क्या जरूरत? मैं खुद काफी हूं और वैसे भी वो क्या मुझे हल्के में ले रहे हैं? आने दो उन्हें, मैं बताती हूँ कि मन्नत कपूर क्या चीज है। उसकी ये बात सुनकर आश्विर के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसने मन्नत को अपने सीने में कैद कर लिया। आश्व को शांत देखकर उन सबने चैन की सांस भरी और मन ही मान मन्नत को थैंक यू बोलने लगे, क्योंकि अगर मन्नत आश्व को शांत नहीं करती तो आज यहां भूकंप आना तय था। आश्व में मान की तरफ देखा और अपनी काफी सीरियस आवाज में बोला, अंकल, आर यू श्योर कि वो लोग फिर से अटैक करेंगे और इस बार उनका वार डबल पावरफुल होगा? इस पर मान ने उसका सिर हिलाया और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हाँ आश्व, मैं ये यकीन के साथ बता रहा हूँ कि वो दोनों पक्का कुछ करेंगे, क्योंकि कल मैंने उनका प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया और अभी वो दोनों बाप बेटे गुस्से की वजह से किसी पागल कुत्ते की तरह हो गए होंगे। जैसे ही आश्व ने ये सुना वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोला, तो ऐसे में उन लोगों के दिमाग में और भी खतरनाक प्लान्स आ रहे होंगे। अगर उन्होंने उनके किसी भी खतरनाक प्लान को एग्जीक्यूट किया तो इससे हमारी मन्नत की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें अब जो कुछ भी करना है वो बहुत सोच समझकर करना होगा और सबसे बड़ी बात, हमें मन्नत की पूरी प्रोटेक्शन करनी होगी, क्योंकि हम किसी कीमत पर हमारी परी को खो नहीं सकते। इस वक्त मन्नत हॉल में बैठी हुई थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन देखा जिस पर अननोन नंबर दिखा रहा था, जिसे देखकर मन्नत बोली, ये किसका कॉल होगा और ये नंबर भी कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ का ना हो। मन्नत ने उस कॉल को इग्नोर किया, पर तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। तो इस बार मन्नत ने उसका फोन उठाया और बोली, हेलो, कौन है? तभी मन्नत को आगे से एक आवाज आई, मैं तेरा नानू बोल रहा हूँ। ये आवाज और उनके मुंह से सुनते ही वो समझ गई कि ये तरुण शाह की आवाज है। अब मन्नत अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोली, पहली बात तो आप मेरे नानू नहीं हो, क्योंकि मेरी मम्मा का और आपका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, आइंदा से मुझे फोन करने की गलती से भी गलती मत करना, वरना आपका ये नंबर मैं अपने डैडा या फिर भाइयों को दे दूंगी। फिर वो लोग आपको जेल की चक्की पिसवाएंगे या ये भी हो सकता है वो सीधे आपकी और आपके बेटे की जान ही ले ले। ये सुनते ही तरुण दूसरी तरफ से हंसने लगे और बोले, मानना पड़ेगा तुम अभी भी बच्ची हो और इस खेल में बहुत कच्ची हो। इस बात पर मन्नत का दिमाग खराब हुआ और वो अपनी भगती हुए आवाज में उससे बोली, ना तो मैं बच्ची हूं और ना ही किसी खेल में कच्ची हूं, मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। तभी तरुण मन्नत से बोले, तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं कर रहा मैं, क्योंकि तुम हल्के में लेने के लायक ही हो। जैसे तुम्हारी माँ की मेरे सामने कोई औकात नहीं, वैसे ही तुम्हारी भी कोई औकात नहीं। चलो, मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए फोन नहीं किया, पर हाँ एक चीज जो मुझे तुमसे चाहिए। वैसे उनकी बात सुनकर अभी मन्नत का पारा चढ़ चुका था, क्योंकि उन्होंने तानिया के लिए गलत बोला था। पर उनकी आगे की बात सुनते ही मन्नत कंफ्यूज हुई और उसने तरुण से पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए? प्रॉपर्टी तो आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। इस पर तरुण मन्नत को एक जोरदार झटका देते हुए बोले, तुम्हारी माँ की मौत। ये सुनते ही मन्नत उसकी जगह पर से उठ खड़ी हुई और अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग ठिकाने पर है आपका? आप मुझसे मेरी मम्मा की मौत मांग रहे हो और आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मान लूंगी? भूल जाओ, मन्नत कपूर अपनी जान दे देगी, लेकिन उसकी मम्मा पर एक खरोच भी नहीं आने देगी। अब तरुण हंसने लगे और बोले, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। तुम लोग फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो और मैं पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
अभी मुझे तुम्हारी माँ की मौत चाहिए और उसकी मौत की जिम्मेदार भी तुम खुद ही बनोगी। अभी मन्नत का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। वो अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से काबू कर रही थी, पर उससे उसका गुस्सा काबू नहीं हो रहा था। अभी वहां सिर्फ मन्नत मौजूद थी और बाकी सब सर्वेंट थे, जो उनके कामों में ही लगे हुए थे और उन्होंने मन्नत पर ध्यान नहीं दिया। कपूर फैमिली के जेंट्स उनके ऑफिस में थे। वही तानिया प्रीत और आराध्या के साथ बाहर गई थी और बाकी ऊपर उनके रूम में थी। मन्नत अभी हॉल में अकेले बैठी थी, जिस वजह से किसी का ध्यान मन्नत पर नहीं था। मन्नत अभी पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी और वो वहां से आगे मेन डोर की तरफ आई और बोली, अगर आपको बकवास करनी है तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरे पास आपकी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। इसी के साथ वो फोन रखने वाली थी कि तभी तरुण उसे रोकते हुए बोले, फोन रखने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने फोन रख दिया तो हो सकता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हो और फिर तुम अपनी माँ के साथ साथ अपने पूरे परिवार को खो दो। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो घबराते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप? आप अपना दिमाग कहीं बेचकर आए हो? अब उन्होंने अपना सिर हिलाया और बोले, मेरा दिमाग भी मेरे पास ही है और मैं ये भी जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तभी तरुण मन्नत को और भी ज्यादा चौंकाते हुए बोले, मुझे ये भी पता है कि इस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारी उस पालने वाली माँ और भाभी के साथ बाहर गई है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि बाहर उसके लिए खतरा है। मतलब अभी तुम्हारी पूरी फैमिली पर खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा भी वही टाल सकता है जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मतलब तुम। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बख्श दूंगा, वरना आज एक के साथ साथ सब मरेंगे। इस पर मन्नत गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, आप जाकर अपना सड़ा हुआ दिमाग किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मुझे तो लगता है कि सदमे की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से तरुण मन्नत पर गुस्से में चिल्लाकर बोले, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो दरवाजे की तरफ तुम्हारी मम्मा उन दोनों के साथ वापस आई या नहीं। उनके पास अभी एक बैग भी होगा और तुम्हें पता है उसे बैग में क्या है? मन्नत अभी उन तीनों की तरफ देख रही थी, जो सच में दरवाजे से अंदर उसकी तरफ आ रही थी। तभी तरुण मन्नत की सांसें उसके गले में ही अटकाते हुए बोले, उस बैग में बम है, जो कभी भी फट सकता है और इसके अलावा 2 बम तुम्हारे घर के आसपास भी है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं और साथ साथ तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उनको लेकर ब्लास्ट होगा। ये सुनते ही एक पल के लिए मन्नत डर गई, पर फिर वो अपना दिमाग चलाकर तरुण से बोली, आप झूठ बोल रहे हो कि उस बैग में बम है। आपने मुझे क्या पागल समझ रखा है या फिर मैं आपको छोटी बच्ची दिख रही हूँ, जो आपकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेगी? अंडरस्को। आगे से तरुण उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उससे बोले, मुझे लगा ही था कि तुम अपनी माँ की तरह बेवकूफ तो नहीं होगी। अगर यकीन नहीं होता तो जाओ जाकर उस बैग में चेक कर लो, वहां पर बम ही है, जाओ जाओ। उनकी बात सुनकर मन्नत ने तानिया की तरफ देखा, जो उसके पास आकर बैठी थी और उसने वो बैग उसके आगे मौजूद टेबल पर रखा था। आराध्या और प्रीत फ्रेश होने के लिए उनके रूम की तरफ चली गई थी और वहां वो दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। मन्नत ने धीरे से उस बैग को टच किया, तभी तानिया ने मन्नत को उनकी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमकर बोली, आप अकेले हॉल में क्या कर रहे हो बच्चे? इस पर मन्नत ने उसका सिर हिलाया और बोली, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी मम्मा। उसकी बात सुनकर तानिया ने बस अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इसी के साथ तानिया वहां से ऊपर चली गई, पर वो बैग अभी वहीं पड़ी थी। तानिया के ऊपर जाते ही मन्नत ने उस बैग में देखा और अभी उसके हाथ कांप रहे थे। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मन्नत ने धीरे से वो बैग खोली, जिसमें एक बॉक्स था। मन्नत ने वो बॉक्स बैग में से बाहर निकाला और जब उसने बॉक्स का खोल कर देखा, तो अगले ही पल उसकी आंखें डर की वजह से बाहर ही आ गई। तरुण शाह झूठ नहीं बोल रहे थे और उनके कहे मुताबिक उसमें सच में एक बम था, जो किसी भी वक्त फट सकता था क्योंकि उसमें टाइमिंग दिखा रहा था। उस बम को देखते ही मन्नत पूरी तरह से घबरा गई और फोन में चल रहे उस कॉल में तरुण से बोली, या अंडरस्को, ये तो बम है अंडरस्को। तभी आगे से तरुण अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोले, मैंने बोला था ना, पर तुमने मुझे हल्के में ले लिया। देखो अभी उस बम में सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है। अगर ये बम फूट गया तो सोचो इस बम के साथ साथ क्या क्या फूटेगा, और सिर्फ यही बम नहीं, बाहर भी 2 है। अब मन्नत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने लिए डर लग रहा था, उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे इस बात से घबराहट हो रही थी कि अगर गलती से भी वो बम वही घर में फूट गया तो सबकी जान जाएगी।
जो मन्नत नहीं चाहती थी। तभी मन्नत अपने डर पर थोड़ा काबू रखते हुए उनसे बोली, प्लीज ऐसा मत करिए, बंद कर दीजिए इसे। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर तरुण को एक सुकून मिल रहा था, जिस वजह से उनके होठों पर उनकी एक शातिर मुस्कान आ चुकी थी। तभी वो मन्नत से बोले, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मन्नत ने अभी भी कुछ सोचा समझा नहीं, क्योंकि अभी उसके आगे उसकी फैमिली थी और उस बम पर उनकी जान टिकी हुई थी, जो कभी भी फूट सकता था, जिस वजह से सबकी जान खतरे में थी। मन्नत ने उसकी आंखें कसके बंद की और अपनी लंबी सांस के साथ उनसे बोली, मैं आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हूं, पर पहले आप ये बम डिफ्यूज कर दीजिए। तभी तरुण मन्नत से बोले, सोच लो, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए वो तुम शायद ना दे पाओ। इस पर मन्नत ने उनसे पूछा, क्या चाहिए आपको? अगले ही पल तरुण मन्नत से उसकी सांसें छीनते हुए बोले, तुम्हारी माँ की मौत, और वो भी तुम्हारे हाथों से। तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी माँ को मारना होगा, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं सबको छोड़ दूंगा। बोलो, करोगी मेरा काम? ये सुनते ही मन्नत की पूरी बॉडी कांपने लगी और वो बोली, मैं अपनी मम्मा को कैसे मार सकती हूँ? तभी तरुण अपनी गुस्से भरी आवाज में आगे से बोले, अगर तुम अपनी माँ को नहीं मारोगी तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा। अभी तुम ही सोचो, एक तरफ तुम्हारी माँ की जान और दूसरी तरफ तुम्हारा पूरा खानदान। किसे बचाना चाहेगी, अपनी माँ को या फिर अपने प्यारे परिवार को? अभी मन्नत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, अगर मैंने मम्मा की जान ली तो मैं गलती नहीं सबसे बड़ा गुनाह कर दूंगी, लेकिन मैं एक की वजह से सबकी जान कैसे जाने दे सकती हूँ? तभी उसने कुछ सोचा और आगे तरुण से फोन पर बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अभी के अभी ये बम रेफ्यूज करना होगा। आगे से तरुण उससे बोले, वेरी स्मार्ट, ठीक है, मैं वो बम तो रेफ्यूज कर दूंगा, लेकिन बाहर जो बम रखे हैं उन्हें मैं रेफ्यूज नहीं करूंगा। अगर तुम अपनी बात से पलट गई तो इसी वजह से वो बम तभी रेफ्यूज होगा जब तुम तानिया को जान से मार दोगी। मन्नत ने उसका सिर हिलाया और बोली, ओके। आगे से उससे तरुण की गहरी सर्द आवाज आई, लेकिन कोई भी चालाकी मत करना, और इस बारे में अगर तुमने घर में किसी को भी बताया तो मैं कपूर के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ तरुण ने फोन रख दिया और इधर मन्नत अपने सिर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, बाबा जी, मैं क्या करूं? एक तरफ मम्मा और एक तरफ मेरी पूरी फैमिली। मैं अपनी मम्मा को जान से कैसे मारूं? जिनके लिए मैं यहाँ पर आई, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? लेकिन मैं उनकी वजह से अपनी पूरी फैमिली की जान खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? वो अपनी किस्मत को कोसते हुए बोली, मैं ये किसी को बता भी नहीं सकती। आई एम श्योर कि उन्होंने मुझ पर नजर रखी होगी, और अगर मैंने गलती से भी कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरी एक गलती मेरी पूरी फैमिली की जान ले सकती है। उसका सिर अभी भारी हो चुका था, पर वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं मन्नत, तुझे ये करना ही होगा। मुझे पता है ये करने के बाद शायद कोई मुझे माफ नहीं करेगा और मैं उन सबको खो दूंगी, लेकिन मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की चिंता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।